हाँ, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे जो आपकी ज्योग्राफी की दोनों बुक में है। बड़े ध्यान से मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ी बातें सुननी है, मेरी कन्फ्यूजन बहुत पैदा हो जाएगा, उन्हें पहले बता रहा हूँ। मानव बस्तियाँ, ह्यूमन सेटलमेंट्स, जो आपकी जो इस बुक का, यानी कि जो हमारी जो ये बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत लोग अर्थव्यवस्था, उसका चैप्टर 4 है ये। उसका चैप्टर क्या है? ये चैप्टर नंबर 4 है। मेरी बात को बड़े ध्यान से आपको सुनना है, ये चैप्टर 4 है। और जो मानव भूगोल है, ह्यूमन ज्योग्राफी वाली जो बुक है, उसका चैप्टर नंबर 10 है। दोनों ही चैप्टर का नाम मानव बस्तियां हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स है। ये बात समझ में आ गई। बात रही दूसरी बात ये है कि इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कंप्लीट ग्रामीण बस्तियां। इस वाली जो बुक का ये चैप्टर, इसमें मोस्टली ग्रामीण बस्तियां ज़्यादा दे रखी है और नगरों के प्रकार, यानी जो हमारे सिटीज़ है वो सब दे रखा है। लेकिन जो आपकी नगरीय बस्तियां हैं, ठीक है, क्योंकि देखो एक्चुअल में जो बस्तियां होती है दो तरह की होती है, ग्रामीण और नगरीय। ठीक है, गांव में जो आपने झोंपड़ियां वगैरह देखी होगी, कच्चे मकान, वो बस्तियां, और सिटीज में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह देखते हो, वो नगरीय बस्तियां। ऑटोमेटिक पता चलता है। ये पूरी PhD ये चैप्टर इसकी करा देगा। लेकिन मेरी बात फिर सुन लेना, दोनों चैप्टर मैं साथ चलाऊंगा और दोनों ही चैप्टर आपको साथ ही करना है। और अपन जो लाइव टेस्ट लेते हैं संडे को, दोनों ही चैप्टर का एक बड़ा टेस्ट दोनों चैप्टर को साथ करना है। जब तक दोनों चैप्टर साथ नहीं पढ़ोगे, ये दोनों चैप्टर समझ में नहीं आएंगे, मिक्स हो जाएंगे। इसलिए बड़े ही ध्यान से मेरे जितने भी मैं आपको नोट्स बनवाता हूँ, इस चैप्टर को अपन 2 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और उसको भी 2 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। 4 क्लास में दोनों चैप्टर परफेक्टली कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैच करना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक ही साथ टेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गई? जैसे अपने ह्यूमन डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर किया था, मानव विकास वाला, दोनों बुकों से, वैसे इसको करना। मेरी बात को ध्यान से आई थिंक आपने सुन लिया होगा। ठीक है, बात करते हैं मानव बस्तियाँ। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट्स। पहले अपन इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, फिर वापस यहीं आएंगे। सुनो, मानव बस्ती कहते हैं किसे, ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं किसे 1 मार्क्स में अगर आ जाए तो, किसी भी प्रकार और आकार के, किसी प्रकार की हो, चाहे झोंपड़ी हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे मकान हो, चाहे महल हो, कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो छोटा हो, किसी भी आकार का, घरों का जो संकुल होता है, संकुल का मतलब है ग्रुप, घरों का समूह है। संकुल का मतलब क्या है? ग्रुप, समूह है, जिनमें मनुष्य रहते हैं, मानव बस्ती कहलाती है। वेरी इजी। यानी ह्यूमन सेटलमेंट क्या है? क्लस्टर ऑफ डेवलिंग ऑफ एनी टाइप और साइज वेयर ह्यूमन बीइंग्स लिव, जहाँ मानव निवास करता है, मानव बस्ती कहलाती है। ठीक, वापस उधर पीछे चलते हैं। मानव बस्ती बेसिकली 2 प्रकार की होती है, ग्रामीण बस्तियाँ और नगरीय बस्तियाँ। जो शहरों में होती है उसको नगरीय कह देंगे, और जो गाँव की होती है, रूरल सेटलमेंट्स, वो ग्रामीण हो गई। फिर इस ग्रामीण बस्तियों के भी 4 प्रकार है। हालांकि अपन ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल वाले चैप्टर में ग्रामीण बस्ती के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन ग्रामीण बस्ती खुद कितने प्रकार की होती है ये वहाँ नहीं है, ये इसमें है। हर बात को, दोनों चैप्टर जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर सारे डाउट फिनिश। लेकिन बड़े ध्यान से, ग्रामीण बस्तियाँ 4 प्रकार की होती है। गुच्छित, उसी का नाम संकुलित, उसी का नाम केंद्रित बस्तियाँ, क्लस्टर्ड या फिर एग्लोमेरेटेड या फिर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, या फिर गुच्छित से थोड़ी सी कम, ना तो गुच्छित, थोड़ी बहुत अलग तरह की, उसे बोल देंगे आदि गुच्छित यानी अर्धगुच्छित, या फिर बिखरी हुई, थोड़ी विखंडित, यानी कि सेमी क्लस्टर्ड या फिर फ्रैगमेंटेड सेटलमेंट्स। तीसरी होगी पल्लीकृत बस्तियाँ, यानी कि हैमलेटेड सेटलमेंट। ठीक है, और 4th है परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियाँ, यानी कि डिस्पर्स या फिर आइसोलेटेड सेटलमेंट्स। चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी इस आपकी ज्योग्राफी वाली जो बुक्स हैं, इनमें छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो गया। ग्रामीण बस्तियाँ कितने प्रकार की होती है, रूरल सेटलमेंट के टाइप्स कितने होते हैं, तो 4 टाइप्स की होती है। चारों नाम लिख दिए। ये भी नाम याद करना, कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि इनका ये नाम दे के आपसे पूछ लेंगे कि संकुलित बस्तियाँ क्या होती है, यानी कि एग्लोमेरेटेड जो सेटलमेंट्स है वो क्या है। फिर आप सोचोगे यार हमने तो गुच्छित पढ़ा था, यानी क्लस्टर पढ़ा था, ये क्या हो गया। इसलिए नाम सारे याद करना, एक ही बात है। गुच्छित बोलो, चाहे संकुलित बोलो, चाहे केंद्रित बोलो, कन्फ्यूज मत हो जाना, तीनों नाम एक ही है। ठीक है, अर्धगुच्छित बोलो चाहे विखंडित बोलो, सेमी क्लस्टर बोलो चाहे फ्रैगमेंटल बोलो, एक ही बात है। ये सारे नाम आपको याद करने हैं। 2 इसमें 3 नाम, इसमें 2 नाम है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और मैंने थोड़ी फनी सी बात लिखी है, नगरीय बस्तियाँ, अर्बन सेटलमेंट्स। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक के अध्ययन 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात लिखिए, इसका आपको ध्यान रखना है। अब अपन एक एक उठाते हैं, वापस आते हैं। डेफिनेशन पढ़ ली अपन ने। हालांकि इस प्रकार को अपन एक एक पढ़ेंगे आराम से ना। अभी थोड़ा मैं एक इमेज बनवा रहा हूँ, मैप बनाया मैंने दिमाग में, एक एक पढ़ेंगे। और आप चाहो तो पहले पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले समझो। फिर मेन चीज़ है मानव बस्ती की डेफिनेशन लिख ली अपन ने। मानव बस्ती के चलो प्रकार पढ़ लेते हैं पहले, फिर कन्फ्यूजन बना रह जाएगा। अपन पहले प्रकार पढ़ लेते हैं। मानव बस्ती के अपन क्या पढ़ लेंगे? प्रकार। चलिए, ये हो गया अपने मानव बस्ती के प्रकार।
विभिन्न प्रकार की क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक का ही लिया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन लगा मुझे ये, कि विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के लक्षणों की विवेचना कीजिए। एक ही बात है, लक्षण या प्रकार, और फिर उनके भौतिक पर्यावरण बस्तियों के जो प्रारूप है उनको उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। डिस्कस द फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। रूरल सेटलमेंट ध्यान रखना, बस्तियों में भी कौन सी, ग्रामीण रूरल सेटलमेंट्स की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ग्रामीण बस्तियाँ रूरल सेटलमेंट्स जो हैं उनके प्रकार अपन ले रहे हैं कि भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखा जा सकता है। जो इंडिया की जो है अपना रूरल सेटलमेंट, इनको 4 टाइप्स, इसके 4 टाइप्स है अपने, इधर देखो ये 4 टाइप्स कौन कौन से, अपन एक एक ले लेंगे, इंग्लिश वाले भी लिख लेना। जो रूरल सेटलमेंट्स है, रूरल सेटलमेंट्स, ठीक है, सेटलमेंट्स, उसके कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स आर एज फॉलोज, वो आप लिख लेना ऐसा करके। फिर 4 टाइप्स अपन देखें एक एक। फर्स्ट है गुच्छित, जो मैंने लिखवाया था, या संकुलित या अकेंद्रित बस्तियाँ। आपको पहले यही उतारना है। सबसे पहले हेडिंग क्या लगाओगे, मानव बस्तियाँ, उसकी डेफिनेशन लिख ली जो मैंने 1 मार्क्स में लिखवाई थी वो। फिर मानव बस्तियों के प्रकार, 4 प्रकार हैं, ये पहला प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, गुच्छित या संकुलित या अकेंद्रित बस्तियाँ, एक ही बात है। क्लस्टर्ड या एग्लोमरेटेड या पेनिकुलेटेड सेटलमेंट्स, इसमें क्या है कि ये बस्तियाँ घरों का एक संकुलित रूप होती है। बहुत सारे ग्रुप आपस में घर चिपके से रहते हैं। मतलब मैं आपको अलग डायग्राम ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बुक की पिक है, इसको आप देखोगे आपको चारों तरफ घर ही घर दिखेंगे, आपस में बहुत ज़्यादा घर ही घर दिखेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जो गुच्छित, मतलब ऐसे गुच्छे में रहना बहुत ज़्यादा, ऐसा मान लो आप। सिंपली अपने को समझना, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें, इस पर क्या फोकस करना, रूप होती है। यानी कि दीज आर क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ हाउसेस, और इसमें कौन कौन आते हैं वो अपन देख लेते हैं। कि इस प्रकार के गाँव में रहन सहन के क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेत खलियान, मतलब इनके ऐसा होता है कि पास में घर होते हैं और चारों ओर उनके आसपास उनके खेत होते हैं जहाँ पर खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, ठीक है। खेत खलियान और चारागाह का मतलब है जहाँ पशुओं को चराते हैं, उनके लिए पृथक यानी सेपरेट जगह होती है। यानी कि यहाँ से पढ़ेंगे, इन दिस टाइप ऑफ विलेज द जनरल लिविंग एरिया इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग फार्म्स, ठीक है। और बांस एंड पास्चर्स, यानी कि जो इनके चारागाह वगैरह होते हैं वो सब डिफरेंट जहाँ पर गाय भैंस इनके चरती है वो अलग होते हैं, और खेतीबाड़ी करने की ज़मीन होती है, और बीच में बस्तियाँ घर ही घर होते हैं। फिर इन बस्तियों की जो शेप होती है भाई, जैसे ना घर ही घर होते हैं, तो या तो रेक्टेंगल की शेप में बस्तियाँ बसी होती है, ये घर ऐसा, मतलब ये घर हो गया ऐसे, इस तरीके से रेक्टेंगल शेप होती है, इस तरह डिफरेंट शेप होती है, या फिर अरिये होती है, या रेखिक होती है, लाइनर, ठीक है, इत्यादि ज्यामितीय रूपों में मिलती है। जो अपन मैथ्स में वर्ड यूज़ करते हैं वही सारे वर्ड है। यानी कि दीज सेटलमेंट्स आर फाउंड इन ज्योमेट्रिक पैटर्न लाइक रेक्टेंगल हो गया, रेडियल हो गया, लाइन एक्सेट्रा, ये सब प्रकार इसके हैं। फिर अब मैं आपको फिर एक बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये बेसिकली ये बस्तियां हैं ना, वो होती कहाँ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ये बस्तियां, ऐसी बस्तियां 101% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गुच्छित संकुलित आकेंद्र बस्तियां भारत में कहाँ कहाँ होती है। 101% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये लिखना है कि ये नागालैंड और बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर इस तरह की बस्तियाँ बेसिकली पाई जाती है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन अलग से पूछेंगे, इसको मत भूल जाना, बाकी चाहे कैसे भूल जाना, लेकिन ठीक है ये ध्यान रखना कि ये। और दूसरी बात, ऐसी बस्तियाँ बेसिकली होती कहाँ पर है, जो ज़मीन थोड़ी फर्टाइल हो, उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और जो उत्तरी पूर्वी राज्य है हमारे, वहाँ पर पाई जाती है। उत्तरी पूर्वी राज्य में कौन कौन आ गए, नागालैंड आ गया, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, ये सब आ गए। इसके अतिरिक्त रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी ये जल संसाधनों के निकट जो हमारे हैं, एज लाइक राजस्थान के आसपास का एरिया, वहाँ पर भी ये होती है, ठीक है। सच सेटलमेंट्स आर जनरली फाउंड इन फर्टाइल अलुवियल प्लेन्स, बिल्कुल ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो फर्टाइल होती है, वहाँ पर होती है। एंड इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम दिस such type of settlements also found in desert area near water resources and Nagaland and Bundelkhand, Madhya Pradesh due to security and defense reasons। मतलब सुरक्षा के और प्रतिरक्षा जैसे कारणों के कारण भी इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। कैसे, घर पास में चिपके रहते हैं, ठीक है। घर पास में रहेंगे तो सिक्योरिटी रहेगी, तो एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे, चोरी डकैतियाँ कम होती है जहाँ पर घर पास में होते हैं। सिटीज़ में अपन देखे होंगे बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ होती है, तो वहाँ पर चोरी जल्दी से नहीं हो पाती, आसपास के घर ही घर होते हैं। लेकिन अगर दूर घर होंगे तो चोरी करना आसान है, क्योंकि एक दूसरे जागेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा। तो ये सब कारण है। तो पहला समझ में आ गया आपके, गुच्छित का मतलब ये हुआ इकट्ठे रहना, चारों ओर खेती बाड़ी करना, अपने पशुओं जानवरों के लिए अलग से चारागाह की ज़मीन जो होती है वो रखना। और बेसिकली नागालैंड और बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी पाई जाती है। सिक्योरिटी, सुरक्षा के हिसाब से ये बस्तियाँ
इस तरह की होती है, सेटलमेंट्स होता है। दूसरा है अर्धगुच्छित, आधा गुच्छित, या फिर विखंडित, थोड़ा सा बिखरी हुई, एक घर यहाँ है, एक थोड़ा सा दूर है, एक फिर थोड़ा सा दूर है, ऐसे, ठीक है। यानी कि ये बस्तियाँ परीक्षित बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने और किसी बड़े सहत गांव का मतलब होता है जो पास पास में घर ही घर थे, बड़ा गांव था। सहत का मतलब पास पास में बसना, पास पास में घर ही घर का होना। तो ये बस्तियाँ कब निकल के आती है भाई? एक होता है गुच्छित, मतलब कि जो मैंने अभी पढ़ा था, जो क्लस्टर्ड होती है। एक होती है सेमी क्लस्टर्ड, मतलब उनका थोड़ा आधा रूप। तो ये कब बनती है उसका कारण लिख रहे हैं अपन कि ये बस्तियां परीक्षित बस्ती के किसी सीमित छोटे क्षेत्र में गुच्छित होने और किसी बड़े सहत गांव जो बड़ा होता है उसके टूटने, विखंड होने से ये बनती है, ठीक है। यानी कि these सेटलमेंट्स में रिजल्ट फ्रॉम टेंडेंसी फॉर क्लस्टरिंग इन अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, तब इनका निर्माण होता है। बड़े कोई गांव टूटता है तब, ठीक है। ये मुख्यतः कहाँ मिलती है? मेन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से ये पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जगह मत भूल जाना, मार्क्स वहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सच सेटलमेंट्स आर widespread इन द गुजरात प्लेन एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इन बस्तियों में प्राय समुदाय, अच्छा इसमें ऐसा होता है कि जो समुदाय होता है और जो जमींदार वो तो गांव के बीच में रहते हैं, ठीक है। और फिर जबकि जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो गांव के बाहरी भागों में रहते हैं। ऐसा मान लीजिए कि यहाँ ज़मींदार रह गया बीच में और यहाँ ये कुछ वर्ग समुदाय के लोग हो गए, सोसाइटी के लोग हो गए, और जो नीची जाति के या फिर निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं बेचारे वो चारों ओर ऐसे कोई झुग्गी झोंपड़ियाँ बना के चारों ओर रहते हैं। ये इनका मेन सिस्टम होता है। इनकी भी अगर आप देखेंगे, इमेज देखेंगे, वैसे इमेज को समझ में आ नहीं ज़्यादा, लोड लेना नहीं है, इस तरीके से इसकी इमेज आपकी बुक में दे रखी है। वैसे इमेज से करना है क्या, सिंपल याद कर लो, इसमें कौन सा दिमाग लगाना है, जहाँ दिमाग लगाने की जरूरत होगी वहाँ दिमाग लगाएंगे, ये चीज़ हो गई। तो द लैंड ओनिंग एंड डोमिनेट कम्युनिटी ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेन विलेज और वेरियस पीपल ऑफ लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी सेटल ऑन द आउटर फ्लैंक्स ऑफ द विलेज, जो गाँव के बाहर की तरफ बसते हैं, मेन रहता है ज़मींदार वगैरह वो। तीसरी है पल्लीकृत बस्तियाँ, जब किसी विशाल गांव का सामाजिक और मानव जातीय आधार पर विखंडन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछी भी जा सकती है, पूरी बात को फिर सुनना है। एग्ज़ाम के अंदर कोई सी भी बस्ती अलग से 2 मार्क्स में पूछी जाएगी, एक साथ बड़ा क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, ज़्यादातर चांस है, या फिर आएगा तो इनके सिर्फ प्रकारों के नाम पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। तो अब ये पल्लीकृत बस्तियाँ कब बनती है? जब क्या होता है कि कोई बड़ा सा गांव है, बड़ा गांव है, वो सामाजिक वर्गों में बढ़ जाए, कोई अलग सोसाइटी रहती है, कोई अलग धर्म या जाति के लोग रहते हैं, वो अपना अलग हो जाएं, टूट जाएं, मानव जाति के आधार पर टूट जाएं, या उसका मतलब विखंडन हो जाए। समझ में आ गई कि जैसे आप हिंदू अलग हो गए, मतलब अपना अलग कॉलोनी में, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, या फिर मुस्लिम अलग हो गए, तो मतलब अलग कॉलोनियाँ का बन जाना। बड़ा गाँव का सामाजिक और मानव जाति, क्या कभी कभी जाति के आधार पर भी होता है, बड़ी जाति छोटी जाति ऐसे मानते हैं लोग, तो उनके आधार पर अलग अलग कॉलोनियाँ फिर बन जाती है, ठीक है। यानी कि व्हेन ए यूज विलेज ए फ्रेगमेंट और ऑन सोशल एंड एथनिक लाइंस, तो इट गेट्स डिवाइडेड इनटू मेनी यूनिट्स, तो उस टाइम पर ये बहुत कई इकाइयों में टूट जाती है। देखा होगा कि फलां जाति वो आसपास में 15-20 घर इकट्ठे हो गए, उधर वहीं वो रहते हैं उस धर्म के लोग, मतलब ये कब होती है? जब ऐसी कंडीशन आती है, तब पल्लीकृत बस्तियाँ, मतलब ऐसी हैमलेटेड सेटलमेंट्स का निर्माण होता है। समझ गए? इसका जरूर ध्यान रखना, अलग से पूछी जा सकती है 2 मार्क्स में, ठीक है। स्थानीय स्तर पर, अच्छा गांव में अपन देखा होगा कहते हैं ढाणी, तो वो ढाणी एक जाति के लोगों की होती है फिक्स, फलाना की ढाणी, कोई जाति वर्ग का नाम देती है, मतलब वो उनकी ढाणी होती है, मतलब मोस्टली उन्हीं जाति के लोग होते हैं। तो इनके कुछ बेसिक स्थानीय लोकल नाम भी होते हैं, पन्ना, पाली, नगला या फिर ढाणी, इनको इत्यादि कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर इनका नाम होता है, किसका? पल्लीकृत बस्तियों का, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि दीज यूनिट्स आर लोकली कॉल्ड पन्ना क्या नाम इसका, पाड़ा हो गया यहाँ, पन्ना पाली, ठीक है। और ये हो गया अपना पाली, नगला, ढाणी एक्सेट्रा इसके नाम होते हैं, पन्ना, पाली, नगला, ढाणी, ठीक है। पन्ना, पाली, इसकी जरूरत नहीं है भाई, एक पाड़ा भी है वैसे, लेकिन आप 3-4 याद कर लेना। और दीज आर मोर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन द मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन, वेरी इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ और लोअर विलेज ऑफ हिमालय। कहाँ कहाँ पर ऐसी बस्तियाँ मिलती है अपन को? तो ये मिलती है निम्न गंगा के जो मैदान है वो, मध्य और निम्न, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली जो घाटियाँ हैं वहाँ पर हमें ये बेसिकली पल्लीकृत बस्तियाँ मिलती है ना। बहुत ईजी,
ओके, बात करता हूँ नंबर 4, परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियाँ। ये क्या होती है, यानी कि डिस्पर्स या फिर आइसोलेटेड सेटलमेंट्स। ये होते हैं कि ये एकाकी बस्तियाँ होती है जो सामान्यतः सुदूर जंगलों में या छोटी पहाड़ियों के ढालों पर, ठीक है, वहाँ या खेत अथवा चारागाहों के रूप में ये बेसिकली मिल जाती है, ठीक है। यानी कि सेटलमेंट्स पैटर्न इंडिया अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हंट्स एंड हैमलेट्स ऑफ फ्यू हट्स इन रिमोट जंगल्स और स्मॉल हिल्स विथ फार्म्स और पेस्चर ऑन द स्लोप्स, उनके ढालों पर, यानी जो पहाड़ी के इलाके में ढालों पर होते हैं। बेसिकली ये जगह आपको पता चल गई होगी, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल, यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, जगह मत भूल जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये पाई जाती है, ठीक है। यानी अपन बात करें तो इट इज़ मेनली फाउंड इन मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड मेनी पार्ट्स ऑफ केरला, वहाँ मिलती है, ठीक है। इनका विकास निवास क्षेत्र के भूमि संसाधनों की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है। इनका जो विकास है वो निवास क्षेत्र की जो भूमि होती है, भूमि संसाधनों के अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है, क्योंकि वैसे भी पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर तो जब ज़मीन, तब ये वहीं जाके बसेंगे जब इनको कुछ वहाँ पर रोजगार वगैरह मिलता हो, ठीक है। तो एक्सट्रीम डिस्पर्शन ऑफ सेटलमेंट ऑफ ऑप्शन कॉज्ड बाय एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ द टेरेन एंड लैंड रिसोर्स बेस ऑफ हैबिटेबल एरियाज। अगर इनको सूट करे वहाँ का, तब वहाँ पर अत्यधिक कोई टूट जाए, प्रकृति नेचर कुछ हो जाए तो भी वहाँ पर बसते हैं, वरना बस नहीं पाते, ये होगी। तो मेनली ज़्यादा चांस क्या है एग्जाम, एक तो चारों प्रकार के नाम याद होने चाहिए, और फिर मेन कारण ये कि ये है कहाँ पर भारत में। अपन ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं भारत के रेफरेंस में, मतलब पूरा भारत की गाँव की जो बस्तियाँ पढ़ रहे हैं अपन, ग्रामीण बस्तियाँ भारत की। तो इसका जरूर ध्यान रखना कि भारत में ग्रामीण बस्तियाँ एकाकी या प्रक्षिप्त हैं, डिस्पर्ड या आइसोलेटेड सेटलमेंट कहाँ है, किन राज्यों में ये बस्तियाँ पाई जाती है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया। फिर एक चीज़ पूछी थी अपने पहले, इसमें लिखा था कि भौतिक पर्यावरणों में बस्तियों के प्रारूपों के उत्तरदायी कारक, द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटलमेंट पैटर्न्स इन डिफरेंट फिजिकल इन्वायरमेंट्स। तो उसमें देखते हैं अपन 3 है, भौतिक लक्षण, फिजिकल फीचर्स, सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक यानी कल्चरल एथनिक फैक्टर्स, सुरक्षा संबंधी कारक यानी कि सिक्योरिटी। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे ऐसी बस्तियां बनती है। भाई ऐसे लोग रहते क्यों हैं, क्या कारण है कि कोई 4 तरह की बस्तियां पड़ी अपने, 4 सेटलमेंट पड़े, डिफरेंट सेटलमेंट्स क्यों बनते हैं। मेन कारण है भौतिक लक्षण, एक तो फिजिकल फीचर, जैसे कि भूभाग की प्रकृति, ज़मीन कैसी है उस अकॉर्डिंग लोग ज़्यादा निवास करते हैं। अगर ज़मीन सीधी है, खेतीबाड़ी करने लायक हैं, तो वो ऊंचाई भी देखी जाती है, क्लाइमेट भी देखा जाता है, और पानी की अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, चारों। हालांकि अपन ने थोड़ी बहुत बातें पहले पढ़ भी चुके, वही सब बातें हो गया। यानी कि नेचर ऑफ टेरेन, एल्टीट्यूड, क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक्सेट्रा। सांस्कृतिक मानवीकरण में क्या हो गया, सामाजिक संरचना, जाति और धर्म। बिल्कुल देखते हैं, अपने जाति के साथ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, अपने धर्म के लोगों के पास रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, अपने समाज या कुछ का ज़रूर ध्यान रखते हैं, अपने कल्चर को, एक भाषा बोलने वाले लोग, एक कल्चर रहने वाले लोग ज़्यादा अपना पसंद करेंगे, रहना पसंद करेंगे, ये भी एक मेन कारण है। तीसरा सुरक्षा संबंधी कारक भी है कि चोरियां, डकैतियों, सुरक्षा भी करते हैं। आपस में एक धर्म के, एक जाति के लोग इकट्ठे रहते हैं, या फिर ऐसा मान लीजिए सेम ऐसी जगह रहेंगे या पास पास में घर होंगे तो रहेंगे, तो ये थोड़ी चोरी डकैती इनमें भी एक दूसरे की हेल्प कर लेंगे। तो ये सब कुछ कारण है इन बस्तियों के प्रारूपों के, डिफरेंट जो 4 प्रारूप पड़े ना अपने, इन चारों बनने के ही मेन कारण है, ठीक है। यानी कि डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट्स एंड रॉबरीज, ये सिक्योरिटी फैक्टर भी इसका है। कल्चर तो समझ गए, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा इसके अंदर आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी अलग से पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में कि भौतिक पर्यावरणों में बस्तियों के प्रारूपों के उत्तरदायी कारक कौन से हैं। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटलमेंट्स पैटर्न डिफरेंट फिजिकल एनवायरनमेंट, तो आपको ये तीनों लिखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात सुना, अपन जब वो वाली बुक पढ़ेंगे, 10वां चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं है, वो थोड़ा अलग है। तो कन्फ्यूज में तो ना बताऊंगा मैं वहाँ पर भी, इसलिए दोनों चैप्टर को साथ ज़रूर पढ़ना, वरना कन्फ्यूजन मिटेगा नहीं, ठीक है। फिर ये नगरीय बस्तियाँ खैर अपन उसमें पढ़ेंगे। अब अपन थोड़े से वापस से कुछ नई चीज़ पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अपन इस पर आते हैं वापस, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, मानव बस्ती की डेफिनेशन तक इधर आओ वापस। ये अपना चैप्टर था मानव बस्ती, ये मानव बस्ती, इसकी डेफिनेशन आप चाहते हो तो ये 1 मार्क्स में। फिर वापस आए अपन 2 प्रकार, ये तो अपन नेक्स्ट उस चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, इसके बारे में अपन 4 प्रकार पढ़ के आ गए, ठीक। और आपने नोट्स बना लिए होंगे। अब बात करते हैं कि मानव बस्ती निर्माण के मुख्य आधार क्या है। मानव कोई भी अगर बस्ती बनाता है
तो उसका मेन आधार क्या है, बेस क्या है, कैसे बनती है बस्तियाँ, सोचो। तो क्या करता है मानव, यानी कि मेन बेसिस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स का कारण ये है कि लोग मकानों और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं। पहले क्या करेंगे, मकान बनाएंगे, फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे, ठीक, ओके। पीपल में इरेक्ट हाउसेस एंड अदर स्ट्रक्चर एंड कमांड सम एरिया ऑफ, अच्छा, और अपने आर्थिक पोषण आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व भी रखेंगे। भाई जैसे कि जो अगर गांव में बस्ती बन रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उनकी कुछ ज़मीन होगी कि ये हमारी ज़मीन है, मतलब अपना आर्थिक पोषण चला सके उसके लिए कुछ क्षेत्र पर अपना स्वामित्व का मतलब है अपनी खुद की होगी कि ये मेरी 20 बीघा ज़मीन है, 50 बीघा ज़मीन है, जब मैं खेती बाड़ी कर सकूं। तो मतलब कुछ अपना अपने पास भी कुछ रखेंगे। मतलब ये है कि कमेंट ऑन सम एरियाज और टेरिटरी एज देयर इकोनॉमिक सपोर्ट, ताकि उनको सपोर्ट बेस, ताकि उनको कुछ इकोनॉमिक सपोर्ट, भाई पैदा भी तो करना है ना, कुछ नहीं पैदा करोगे तो खाओगे क्या। ऐसे सिटीज़ में होता है, सिटी में लोगों के पास घर होते हैं, कोई आसपास में, ताकि रेंट ना लगे, खुद का पर्सनल घर हो जाए तो ठीक है, आराम से सिटी में रह पाएगा, या फिर कुछ और पास में कोई ज़मीन या फिर ऐसे कुछ ऐसी चीज़ कोई होगी शहर में जैसे जहाँ से उनको इनकम पैदा हो रही हो, कोई दुकान खोल ली होगी, दुकान से कुछ पैदा हो रही होगी, या फिर दुकान को रेंट पे दे देंगे तो रेंट आ रहा होगा। ये सब बातें हैं, ठीक है। शहर हो चाहे गाँव हो, हर कोई लोग अपना कुछ स्वामित्व रखते हैं अपने पास, ठीक है। फिर अतः बस्ती की प्रक्रिया में मूल रूप से लोगों का समूहन, लोग इकट्ठे रहना पसंद करते हैं, और उनके संसाधन का आधार, भाई मेन वो रहते हैं तो किस बेस पर रह रहे हैं, कुछ कमाई का सोर्स क्या अलग अलग डिफरेंट होते हैं। सिटीज़ में अलग है, गाँव में खेती बाड़ी है, सिटीज़ में कुछ किराया भाड़ा जो आ जाता है, सब डिफरेंट टाइप है, कोई दुकानदारी करता है, इन सब के आवंटन सम्मिलित होते हैं, ठीक है। यानी कि दस द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट इनहेरेंटली इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ पीपल एंड अपरोटिंग ऑफ टेरिटरी एज देयर रिसोर्सेज बेस, ये सब इसमें कारण है। मेरी बात को ध्यान से आप समझ गए होंगे। मानव बस्ती की डेफिनेशन, और फिर मानव बस्ती का मुख्य आधार क्या है, फिर मानव बस्ती के प्रकार में ग्रामीण बस्तियाँ, उसके चारों प्रकार अपन पढ़ लिए। अब अपन चलते हैं आगे। देखो एक क्वेश्चन में लिखा है, बस्तियाँ जो होती है ना, 4 तरह की बस्तियाँ, ग्रामीण बस्तियाँ अभी अपन ने पढ़ी। एक्चुअल में एक क्वेश्चन और बनता है कि जो बस्तियाँ होती है, जो सेटलमेंट्स होते हैं, ये डिफरेंट आकार के, डिफरेंट प्रकार के होते हैं। तो बस्तियाँ आकार और प्रकार में क्या भिन्नताएं हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बस्तियों के आकार और प्रकार में भिन्नता होती है, क्या क्या भिन्नता होती है। सेटलमेंट्स कम इन वेरियस साइज एंड टाइप्स, अलग अलग प्रकार की और अलग अलग आकार की होती है। कैसे अभी पढ़ेंगे। देखो बस्तियाँ विभिन्न आकार और प्रकार में होती है, बिल्कुल समझते हो। कहीं झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, तो कहीं मकान है, तो कहीं बड़े मकान हैं, कहीं लकड़ी के मकान हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ। तो सेटलमेंट्स कम इन वेरियस साइज एंड टाइप्स, कौन कौन से, कि उनका परिसर एक पल्ली से लेकर, देखो अभी मैंने आपको पल्ली वाली बात पढ़ा दी थी। पल्ली का मतलब होता है छोटी ढाणी, गांव, थोड़ा सा बड़ा गांव, ऐसे। तो छोटी ढाणी का मतलब समझो, छोटी सी बस्ती। पल्ली से लेकर महानगर तक, ये इनके तक होता है, बिल्कुल सही है। बस्तियाँ जो होती है वो छोटी ढाणी से लेकर बड़ी महानगरों तक होती है। अब आप समझ गए होंगे, एक तो ढाणी है, वहाँ का स्ट्रक्चर अलग है, छोटे छोटे गांव है। एक महानगर है, बड़ी मेगा सिटी है, इतने बड़े गांव है, गांव में सॉरी वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, सारी फैसिलिटी हैं। तो ये बस्तियों के प्रकार है कि वो एक पल्ली से लेकर, छोटी से पार्ट से लेकर महानगर तक होती है, बिल्कुल। दीज ये लिखेंगे, द रेंज फ्रॉम ए हैमलेट टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, कहते हैं ना, मेट्रो सिटी है, जैसे जयपुर मेट्रो सिटी है, दिल्ली है, मुंबई है, ऐसे ही मेट्रो सिटी है, मतलब महानगर है ये। दूसरा जहाँ पर मेट्रो चलती है, मेट्रो सिटी हो जाएगी। आकार के साथ बस्तियों की आर्थिक अभिलक्षण, बिल्कुल, यानी कि द इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल। आप महानगरों में जाओगे तो आपको अलग ही तरह की आर्थिक अभिलक्षण मिलेंगे। ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन लोग होंगे, पैसे वाले लोग होंगे, ठीक है, जिनके पास ऑलरेडी खूब सारा पैसा है, कुछ बिजनेस कर रहे होंगे, बड़े बड़े व्यापारी लोग होंगे। जबकि थोड़ी छोटी बस्तियों में उस तरह के लोग होते हैं, गाँव में उस तरह के लोग होते हैं, किसान वगैरह ज़्यादा होते हैं। सामाजिक संरचना बिल्कुल डिफरेंट होगी, बड़े VIP ज़्यादा थोड़े लोग होंगे, थोड़ा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अलग ग्रुप है, ठीक है। यानी कि सोशल स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होंगे, हाई लेवल की एजुकेशन होगा, सब बातें होगी। और पारिस्थितिकी, वहाँ का जो इकोलॉजी आसपास का, वो चेंज होगा। और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, इंटरनेट सेवाएँ, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, हर तरह की फैसिलिटी आपको वहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। ये चीज़ें कुछ हैं अपन ने पढ़ी, कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, बस्तियाँ आकार और प्रकार में डिफरेंट होती है, वो पढ़ रहे हैं। तो अपन ने कहा कि हाँ बिल्कुल, बस्तियाँ अलग अलग तरह की होती है।
बस्तियाँ छोटी से लेके बहुत बड़ी महानगरों तक होती है, पल्ली से लेके महानगर तक होती है, यानी कि अपन ने पढ़ा कि हेमलेट से लेके मेट्रो सिटी तक होती है। ठीक है, फिर अपन ने ये भी देख लिया कि इनमें मेन कारण ये भी होता है कि हम जैसी बस्तियाँ होगी वैसे आर्थिक विलक्षण, सामाजिक संरचना, ये सब तीनों में इकोलॉजी, अपना टेक्नोलॉजी, इन सब में डिफरेंट के आपको डिफरेंट नज़र आएंगे। एक तो ये कारण पड़ा। दूसरा, बस्तियाँ छोटी होती है, विरल रूप से लेकर बड़ी और संकुलित अवस्था में हो सकती है, यानी कि सेटलमेंट्स कुड बी स्मॉल एंड स्पेर्सली स्प्रेड, और फिर दे में ऑल्सो ए लार्ज एंड क्लोजली स्प्रेड। बिल्कुल सही है, संकुलित मतलब आप पास में होती है बस्तियाँ जो छोटी होती है और पास में अवस्थित होती है। बिल्कुल सही है। विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियाँ, जो छोटी बस्तियाँ होती है उनको हम कहते हैं गाँव, जो बेसिकली खेती बाड़ी इनका सबका। देखो मैं बताऊँ, जो ग्रामीण बस्तियाँ होती है वो प्राथमिक क्रिया के अंदर आती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ आती है इसके अंदर, खेती बाड़ी करना है, मछली पकड़ना है, मतलब ये सब काम प्राथमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो कृषि या फिर जो भी काम होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, उनको गांव कहते हैं अपन। ठीक है, इन द स्पेसिफिक लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स आर लोकेटेड विलेज, वो गाँव हो जाएगा। फिर दूसरी ओर बात करें अपन तो कम किंतु बड़े अधिवास वो द्वितीयक और तृतीयक में आ जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया, आप एक छोटी सी बात आपने सीखी होगी कि जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं, ग्रामीण का मतलब हो गया रूरल सेटलमेंट है, वो आते हैं प्राथमिक एक्टिविटीज़ में, फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ में आती है, प्राथमिक क्रियाकलापों में आती है, जिसके अंदर मछली पकड़ना हो गया, खेती बाड़ी करना हो गया, ये सब हो गया। फिर बात आई सिटीज़ की, जिनको अपन बोलते हैं नगरीय बस्तियाँ, अर्बन सेटलमेंट्स। ठीक है, अर्बन सेटलमेंट्स की अगर अपन बात करें तो अर्बन सेटलमेंट आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड और थर्ड दोनों में, द्वितीयक और तृतीयक इन दोनों एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। सेकेंडरी यानी कि टर्सरी, सेकेंडरी टर्सरी में आ जाता है, यानी कि द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में विशेषीकृत होते हैं, जो इन्हें नगरीय बस्तियाँ कहते हैं। वापस अपन पढ़ क्या रहे हैं, बस्तियों के प्रकार और अलग अलग आकार। तो बस्तियाँ अपने पढ़ ली कि जो छोटी होती है गाँव होती है, ग्रामीण बस्तियाँ कहलाती है, वो प्राथमिक एक्टिविटी में आती है, प्राइमरी मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप में, प्राथमिक एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी। और फिर अपन ने पढ़ा नगरीय बस्तियाँ, नगरीय मतलब अर्बन सेटलमेंट्स द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में आते हैं। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी और टर्सरी, ये बात अपन ने पढ़ ली। तो इजी था ना क्वेश्चन, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अपन ने पढ़ा बस्तियाँ आकार और प्रकार में भिन्न होती है, तो हमने कहा बिल्कुल भिन्न होती है, उसके दो कारण बता दिए, एक कारण तो ये और एक कारण ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि नगरीय बस्तियां तो अपन इस चैप्टर में पढ़ी नहीं। बिल्कुल सही सोचा आपने, नगरीय बस्तियों के बारे में डिटेल से चर्चा अपन उस वाली बुक में करेंगे, इस बुक के अंदर है ही नहीं। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, वो इसी बुक में चैप्टर में दे रखा है। अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो जिस बच्चे को सिर्फ यही चैप्टर पढ़ना वो कैसे पढ़ेगा। ठीक है, और आप नोट्स भी कैसे प्रॉपर तरीके से बनाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि ये चीज़ जो इस चैप्टर में दे रखी है वो सारी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उस चैप्टर वाले उस चैप्टर में पढ़ लेंगे, लिंक मैं करवा दूंगा। नगरीय बस्तियाँ, हालांकि थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको है ही, तो अपन अंदाज़ा लगा के पढ़ लेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा, मैं समझा दूंगा। और ज़्यादा PhD अपन उस चैप्टर में कर ही लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में मेनली अंतर क्या है, ये क्वेश्चन है। आधारभूत अंतर, बेसिक डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। पहला अंतर यह है कि ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति जमीन पर, भूमि पर आधारित प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से करती है। बिल्कुल सही है, देखा भी होगा जो रूरल सेटलमेंट है वो बेसिकली सारे के सारे किसान लोग होते हैं, फार्मर्स होते हैं, और वो मेनली ज़मीन पर, लैंड पर डिपेंड रहते हैं। जो खेती बाड़ी में पैदा हो वो उनके लिए सब कुछ है, और वो आता है प्राथमिक क्रियाकलाप में, प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। ठीक है, द रूरल सेटलमेंट्स डिराइव देयर लाइफ सपोर्ट और बेसिक इकोनॉमिक नीड्स फ्रॉम लैंड बेस्ड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, दूसरा, जबकि जो नगरीय बस्तियां होती है वो एक और तो कच्चे माल के प्रक्रमण और तैयार माल के विनिर्माण। कच्चे माल का मतलब है किसानों से जैसे गेहूं का आटा खरीदा, बिस्कुट बनाया और बिस्कुट बना के वापस बेच दिया। तो मतलब एग्जाम्पल लिया मैंने, कच्चे माल का मतलब कच्चे माल को ले लिया, कच्चा माल क्या हो गया, गेहूं का आटा। गेहूं का आटा कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। उस रॉ मटेरियल को ये लेके आए, यहाँ लाए फैक्ट्री के अंदर, जो भी उनको जो बिस्किट बनाने की प्रोसेस है, बिस्किट एग्जाम्पल है सिंपल, बिस्किट बनाया और फिर वापस उसका विनिर्माण कर दिया, तैयार माल बना दिया, रेडी प्रोडक्ट हो गया, और फिर बिस्किट को एकदम पैक करके वापस बेच दिया।
वही किसान लोग उनसे वापस बिस्किट लेके चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी से मशीनरी है नहीं कि वो ये सब बना सके। सरसों किसानों से खरीदी, सिटीज़ में लाए, उसका जो भी प्रोडक्शन किया, सरसों के तेल में जो भी चीज़ बनती है बना के बेच दी, नमकीन बना के बेच दी, मतलब सारी बातें प्रोसेस चलती रहती है। बेसिकली जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल कहाँ से आता है? गाँव से, ठीक है। लेकिन काम नगरीय बस्तियाँ करती है कि ये कच्चे माल का काम करती है, कच्चे माल का प्रकरण में काम करती है, यानी कि वेयर इज अर्बन सेटलमेंट्स डिपेंड ऑन प्रोसेसिंग डिपेंड ऑन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग और फिनिश्ड गुड्स। उसको रॉ मटेरियल लाएगी, फिनिश्ड गुड्स बनाएगी, वापस बेच देगी, यानी कि विनिर्माण। दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी देती है, जैसे कि हॉस्पिटल फैसिलिटी हो गई, यहाँ पर अपने मेडिकल सेवाएं हो गई, एजुकेशन सेवा, सारी जितनी भी सेवाएं हैं, चाहे नौकरी यहाँ लोगों को देना हो, फैक्ट्रीज खोली तो नौकरियाँ मिल जाएगी, ये सारी सेवाएं भी यही देती है। कौन? नगरीय। पहला अंतर तो ये अपने पढ़ लिया ग्रामीण नगरीय में, जो आपको इजीली समझ में आता है, उस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी ये ऐसे आ जाएगा समझ में। दूसरा अंतर, नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पर नोड का मतलब है कनेक्टिविटी। ऐसा मान लो हर कोई लोग नगरीय बस्ती के अंदर आर्थिक रूप से डिपेंड रहते हैं। कहते हैं ना कि गांव का लोग नगरों में क्यों आता है कि भाई कोई रोजगार मिल जाएगा, किसी की नौकरी कर लूँगा, ठीक है। यानी कि आर्थिक रूप का एक नोड की तरह काम करता है नगरीय बस्तियाँ, नगर। सिटीज एक्ट नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज नॉट ओनली टू अर्बन डेवलपर्स बट ऑल्सो द पीपल ऑफ द रूरल सेटलमेंट्स इन देयर हिंटरलैंड्स। यानी कि ये न केवल नगर के निवासियों, भाई नगर है तो नगर के वहाँ के जो निवासी हैं उनको तो रोजगार मिलेगा, बल्कि जो अपने पीछे जो छोटी छोटी झुग्गी झोंपड़ियाँ, जो कम ज़मीन वाले, पश्च भूमि वाले जो लोग हैं, उनको भी रोजगार देती है। जो छोटे छोटे ढाणी गाँव से आते हैं, उन भूमि के ग्रामीण बस्तियों को भी भोजन और कच्चे माल के बदले, भाई कच्चे माल तो पैदा कर देंगे, गेहूँ वो पैदा कर देंगे, उनको पैसे दे देंगे, कच्चा माल मिल गया उनको, सब्जियां मिल गई, उनके बदले में उनको कुछ वस्तुएं या फिर सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। कौन? नगर। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, नगर के अंदर दूध पैदा नहीं हो सकता क्योंकि गाय भैंस ये लोग नहीं रह सकते, तो सिटीज़ से दूध लेके आते हैं ये, तो वो दूध एक रॉ मटेरियल हो गया। अब ये दूध को यूज़ कर लेंगे। अब दूध से जो क्या क्या चीज़ें तैयार हो सकती है, दूध से मावा बन सकता है, दूध की मिठाइयाँ बन सकती है, वो सब प्रोडक्ट ये यहाँ सिटीज में बना के वापस बेच देंगे। ये सारी बातें हैं। गेहूँ ले आए, उससे गेहूँ से बना प्रोडक्ट सारी पर ले आए, वहाँ से ऑयल है, ऑयल से क्या क्या चीज़ें बन सकती है, तेल, जो सारी यहाँ ला के तैयार माल को वापस बेच देंगे। तो रॉ मटेरियल इनको गाँव से मिल जाता है, तैयार माल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से कर लेते हैं, फिनिश्ड गुड्स यानी कि तैयार माल ये बना देते हैं सिटी में, ठीक है। ये हो गया। और नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच जो, अब आप सोचेंगे कि इन दोनों बस्तियों में एक तो नगर और एक ग्रामीण, यानी कि एक तो अर्बन एक रूरल, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी कैसे होती है? तो एक ही तरीके से होगी कि जो आप सुबह सुबह दूध पीते हो, डेयरी की गाड़ी आती है, डेयरी वाली है ना, तो वो गांव जाती है गाड़ी, वहाँ से दूध लेके आती है यहाँ और फिर थैलियों पे करके बेचते हैं, ठीक है। तो मतलब एक तो जो इनकी कनेक्टिविटी हो जाएगी परिवहन, दोनों आपस में गाड़ियाँ आ जा रही है या फिर बसें यहाँ से वहाँ तक जा रही है, एक तो परिवहन से दोनों जुड़े रहते हैं। दूसरा संचार परिपथ भी है, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह, ये सब हैं जो इनके प्रकार संबंध को स्थापित करता है, ठीक है। यानी कि द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स टेक प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, बिल्कुल सही है। या फिर ऐसा मान लीजिए कि इनको गेहूँ लाना हो, इनको कोई भी सब्जियां लानी हो तो गाड़ी भेजेंगे यहाँ से, तो वहाँ से लोड करके आएगी। तो सबसे बेटर कनेक्टिविटी तो परिवहन ही है, ट्रांसपोर्टेशन है। ये पढ़ लिया दूसरा अंतर। तीसरा अंतर है ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में कि सामाजिक संबंधों, अभिवृत्ति और दृष्टिकोण दृष्टियाँ भी भिन्न, बिल्कुल सही है। दोनों की सोच, ग्रामीण बस्तियों की और नगरीय बस्तियों की, थोड़ा बहुत सोच में, थोड़ा बहुत उनकी देखने की दृष्टि, किसी काम को किस नज़र से देखते हैं उस दृष्टि से थोड़ी भिन्नताएं पाई जाती है। यानी रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स डिफरेंट टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। अच्छा, मेन ये भी है, लोग जो गांव के लोग होते हैं उनमें सामाजिक सोशल जो बॉन्डिंग है, सामाजिक बंधन अच्छा होता है, जबकि सिटीज़ में इतना अच्छे सामाजिक संबंध, सोशल बॉन्डिंग या सोशल रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि गांव के लोग जो है ना ज़्यादा गतिशील नहीं होते, यहाँ से वहाँ नहीं जाते, अपना फिक्स है, ये अपना खेत है, 5-5 में 8-10 घर 20 जो भी घर होंगे वो आपस में मिल बैठ के रहते हैं, अपना मतलब वो अपने एक ही जगह रहते हैं। नगरों में क्या होता है, कोई लोग आगे यहाँ रह गया, यहाँ से घर बेच के कहीं और ले लिया, या फिर यहाँ जॉब कर रहा है, कल को वहाँ जॉब करने लग गया, मतलब ये थोड़ी गतिशील, तो इनको कोई मतलब नहीं रहता। 10 साल इस कंपनी में नौकरी करी थी, वहाँ रह गए थे पास में ही मकान लेके, ठीक है, वहाँ से फिर निकल कोई दूसरी कंपनी में जॉब लग गए, तो फिर वहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है,
मतलब सामाजिक जो बंधन है वो शहरों में नगरों में कम है, सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं। वही तभी तो कहते हैं ना कि गाँव में जो प्यार है वो सिटीज़ में नहीं है, गाँव में जो अपनापन है वो नगरों में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। गाँव के अंदर तो मैंने कहा था ना, कोई भी चीज़ खरीदनी नहीं पड़ती, सब आपस में शेयर करके काम चला लेते हैं। यहाँ तो हर चीज़ पानी तक भी मोल आता है, समझ पा रहे हो? ये सब बातें हैं, सिंपल है। तो ये हो गया कि ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं, ठीक है, यानी कि रूरल पीपल आर लेस मोबाइल एंड देयरफॉर सोशल रिलेशनशिप अमंग देम आर इंटीमेट, इसीलिए उनमें सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं। वो एक ही जगह रहते हैं, सालों से पुरखे उनके पूर्वज रहते आ रहे हैं, वहीं पर वो रहते हैं, आपस में जो भी लोग आसपास में रहेंगे उनसे अच्छे रिलेशन होते हैं। नगरों के गतिशील होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, कोई फिक्स नहीं है। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों में जीवन थोड़ा ढंग जटिल और तीव्र होता है, लोग अटी उटी ज़्यादा घूमते हैं और सामाजिक बंधन सीधी सी बात औपचारिक होते हैं, जरूरत जितने होते हैं बस, और कोई मतलब नहीं है। वे ऑफ लाइफ so on the other hand way of life is complex and fast and social relationship are normally formal। ये बात होगी सिटीज़ की, बहुत ईजी है, तो इसमें तो उस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसे समझ में आ रहा है। ये बात मैं कहना चाह रहा था। तो ये 3 मेन अंतर थे, पढ़ लिए अपन ने, ठीक है। मतलब मैं एक बार फिर बता दूं आपको, बहुत ईजिली बता देता हूँ। ये अपन ने बातें पढ़ी, मानव बस्तियाँ, ह्यूमन सेटलमेंट्स, उसमें 2 तरह की सेटलमेंट्स होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकार पढ़ लिए अपन ने, ये अपन चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, मानव भूगोल वाले में, ह्यूमन ज्योग्राफी में। फिर अपन ने मानव बस्ती डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसका मेन बेस पढ़ा, फिर अपन ने ये दोनों में थोड़ी डिफरेंस पढ़े, फिर अपन ने इनके आधारभूत डिफरेंस अंतर क्या होते हैं ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में, जो भी पढ़ने में 3 मेन अंतर पढ़ाए मैंने आपको। हालांकि नगरीय बस्तियों में डिटेल से चर्चा अपन उस वाली बुक में करेंगे, बता दिया आपको। ये तीनों अंतर पढ़ लिए। फिर अपन ने ये जो एनसीईआरटी बुक के पीछे लास्ट का क्वेश्चन दे रखा था शानदार, वो अपन ने भी 4 बातें पढ़ ली। ये प्रकार देखो, एक ये था, 2 3 4, चारों प्रकार पढ़ लिए। और फिर अपन ने बात की थी ये थोड़ी सी बहुत बस्तियों के बहुत जो मेन के कारक थे वो, और ये मैंने वापस लिख दिया वही वाली बात कि अपन नगरीय बस्तियाँ जो, क्योंकि मैं आपकी बुक में बिल्कुल कॉन्टिन्यूस टॉपिक लेके चल रहा हूँ, तो आप देखेंगे उस टॉपिक के बाद में ये वाला टॉपिक आपकी बुक में, तो इस टॉपिक को अपन यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, इसको अपन जो ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर 10 है वहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला टॉपिक इसमें है ही नहीं, ठीक है। अब एक टॉपिक मैंने और ले लिया, सोचा कि क्लास ठीक ठाक बन जाए, तो एक क्लास और ले लिया अपने स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन का मतलब क्या हो गया कि बड़े शहरों का निर्माण करना, आसपास में गंदगी वगैरह ना रहना, एक स्मार्ट सिटी बनाना, ठीक है। तो बहुत इजी है कि स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है, शहरों को बढ़ावा देना है, ठीक है। अगर स्मार्ट सिटी होगी, बड़े बड़े शहरों का निर्माण होगा, तो हर कोई लोग आना चाहेंगे वहाँ पर, ठीक है। जो आधारभूत वहाँ पर मेन स्मार्ट सिटी कब होती है, किसको स्मार्ट सिटी कहते हो, जहाँ पर बेसिकली सारी फैसिलिटी हो, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन और आसपास में स्वच्छता वगैरह एकदम साफ़ सुथरा काम हो, टेक्नोलॉजी भी ठीक हो, ये सब बातें अगर हो, शोर शराबा, पोल्यूशन वगैरह, नॉइज पोल्यूशन वगैरह ना हो, उसे बोलते हैं स्मार्ट सिटी। जगह जगह कचरा गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये सब, सड़कें साफ़ हो, अच्छी हो, पेड़ पौधे हो, तो आधारभूत सुविधा उनमें होती है। आधारभूत सुविधा, साफ तथा सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं, वो होता है स्मार्ट सिटी मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव। वो है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन इज टू प्रमोट सिटीज दैट प्रोवाइड core infrastructure, a clean and sustainable environment and give a decent quality of life to its citizen। वहाँ के लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ देना, बिल्कुल साफ स्वच्छ एटमॉस्फेयर होना, आसपास में थोड़ा बहुत गार्डन या फिर कुछ पार्क भी होना, जैसे हमारे यहाँ जयपुर में आपको पता है सेंट्रल पार्क बहुत बड़ा पार्क है, हालांकि डीर पार्क भी है, बहुत बड़े बड़े जो पार्क हैं यहाँ पर आराम से घूम फिर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। सेंट्रल पार्क तो काफ़ी बड़ा है, आपको पता है, तो आराम से लोग ईजिली अपना थोड़ा बहुत एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। अगर वो नहीं हो तो फिर हालत ख़राब है, ठीक है। ये हो गया। फिर अपन देखेंगे स्मार्ट शहरों की एक विशेषता, आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों लागू करना, बिल्कुल सही है। कुछ सुविधाएं और सेवाएं लागू मतलब कि जैसे मेट्रो सिटी आ गई, मेट्रो आ गई, तो मेट्रो जयपुर के अंदर सब जगह घूम गई तो एक मेट्रो शहर बन गया। ऐसी खूब सारी फैसिलिटी है जिनको लागू करना कि नहीं तो होनी चाहिए। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, बड़ी बड़ी कॉलेजेस हो गई, IIT MNT सब कॉलेजेस यहाँ पर आ गई, वो सब बातें। One of the features smart cities to apply smart solution to infrastructure and services in order to make them better। जैसे एग्जाम्पल लिया अपन ने, उदाहरण लिया, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, जैसे कि प्राकृतिक, हाँ ये सब हो गया कि जिसमें क्षेत्रों की प्राकृतिक आपदाओं को कम जोखिम, बिल्कुल सही है कि जैसे सिटी हैं यहाँ पर कभी अगर भूकंप, सुनामी, भूकंप आ गया तो क्या यहाँ पर पूरी प्रॉपर व्यवस्था है क्या, अगर बाढ़ आ गई तो पानी ढलान वगैरह है कि नहीं है, इन सब आपदाओं को जोखिम क्षेत्र बनाया जा सके, साथ ही साथ कम संसाधनों का और सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके,
इस योजना के सतत ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो कि मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लाइट हाउस का काम करे। बहुत ईजी है, आराम से पढ़ लोगे तो कोई वो नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक 3-4 लाइन याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कि मेकिंग एरियाज लेस वल्नरेबल टू डिजास्टर यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइडिंग चीपर सर्विस। बड़े शहर वो होंगे जब, जैसे आप देखेंगे अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर इंटरनेट बहुत सस्ता है। देखें बड़ी मेगा सिटीज़ में इंटरनेट सेवाएं बहुत सस्ती है। अगर आप फाइबर लगाते हो तो मतलब 2-2.5 हज़ार के अंदर कितने शानदार स्पीड का कनेक्शन मिल जाता है 6-7 महीने का। 2500-2.5 हज़ार के अंदर आपको 6-7 महीने 5G इंटरनेट मिल जाता है, जिसके अंदर आप आराम से आराम से पूरा फैमिली उसमें आप वाईफाई के जरूर जोड़ लीजिए। किसी को मतलब रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, कॉलिंग भी फ्री है उसके अंदर, इंटरनेट बहुत सारी सुविधाएं, चीपर सर्विस देना ज़रूरी है और मिल भी रही है। मेडिकल सर्विस भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सारी फैसिलिटियाँ मिल जाती है। तो बहुत सारी बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, सब फैसिलिटियाँ हैं, वो सब इसके अंदर आती है। तो स्मार्ट सिटी मिशन जो अपने छोटा मोटा कोई 2-3 लाइन याद कर लेना, एग्जाम में कोई पूछ ले जाए तो ये भी अपन पढ़ना। बाकी इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे मानव बस्ती से, कि ह्यूमन जो सेटलमेंट्स है वो कितने प्रकार का होता है, टाइप पढ़ लिया अपन ने, और वो कौन कौन सी जगह पर है। मेन वो है कि मैंने पढ़ा है ना भी आपको कि वो जैसे अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में चारों के, तो कौन कौन सी जगह पर है चारों प्रकार। मतलब जो अपन ने पढ़ा जो हमारे गाँव की ग्रामीण बस्तियाँ थी, रूरल सेटलमेंट्स, उसके 4 प्रकार पढ़े। चारों प्रकार में आपको जगह नहीं बोलनी है, भारत में कहाँ कहाँ पर वैसी बस्तियाँ बसी हुई है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। और चारों के नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना। बाकी जैसे दोनों चैप्टर कंप्लीट होंगे तो बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर का एक पार्ट हो रहेगा, एक क्लास हो रहेगी, उसके बाद में चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उस दूसरे वाली बुक को भी स्टार्ट कर देंगे ताकि दोनों चैप्टर एक साथ मिक्स हो जाए, ठीक है।